हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस थर्सडे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। बहुत कुछ है शो में करने के लिए। अप फ्रंट थोड़ी देर में मैं जाऊंगा पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के टॉप मैनेजमेंट के पास। नतीजे जो कल बाजार बंद होने के बाद आए उस पर मैनेजमेंट वेट करता हुआ। हम लोग की आज शो में मदद करने के लिए अरिहंत कैपिटल मार्केट्स की कविता जैन आपको आपकी स्क्रीन पे इंदौर से नजर आएंगी। कविता जी हाय, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करूंगा और हम तक रीच आउट करने के एसबीएस यानी कि स्टार्स, बहू और सेंसेक्स में तमाम तरीके हैं वो आपकी स्क्रीन पे एक बार क्विकली रख देता हूं। 2 तरीके रखें, बस कंफ्यूजन ना हो। एक सीएनबीसी आवाज का व्हाट्सएप नंबर, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा, रीच आउट करिए इस नंबर के थ्रू हम तक। और दूसरा सास, बहू और सेंसेक्स का ईमेल आईडी, ईमेल कर सकते हैं आप उस पर। सिंपल ईमेल आईडी सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com। 2 तरीके हो गए आपके लिए। अच्छा, आगे बढ़ूं उससे पहले पिडिलाइट स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। नतीजे इन लाइन थे, मतलब जैसा हमने एक्सपेक्ट करा था वैसे ही पिडिलाइट ने परफॉर्मेंस दिया। हाँ, एक चीज थी कि अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ, वॉल्यूम मोमेंटम हेल्दी था, पर ब्रोकरेजेस आज सुबह डिवाइडेड थी स्टॉक के आगे के आउटलुक पर। खैर, इस समय पिडिलाइट के मैनेजिंग डायरेक्टर डेजिग्नेट सुधांशु वत्स साहब जुड़ते हुए। सुधांशु सर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। स्ट्रीट ने तो खैर अपना वर्डिक्ट दे दिया है, ब्रोकरेजेस डिवाइडेड होंगी, लेकिन रिजल्ट्स के बाद पिडिलाइट का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आया था 7% की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। सुधांशु सर, वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर में अच्छी रही है, वो जो अंडरलाइंग मोमेंटम था स्ट्रांग है, पर किस तरह के ग्रोथ ड्राइवर्स थे इस क्वार्टर में? और ज्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़े से कंसर्न्स थे कंज्यूमर सेंटिमेंट, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को लेकर। तो ऐसे में डिमांड आउटलुक सुधांशु सर कैसा नजर आता है? Q3 के जो हमारे नंबर्स हैं, आपने देखा कि 9.7% का अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ, नियरली डबल डिजिट अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ हमारा कंपनी का डिलीवर हुआ है। और ये हमने अपना जो प्रॉफिटेबल अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ का मंत्र है, उस मंत्र पे हम खरे उतरे हैं इस तरह से इस क्वार्टर में। जो हमारा इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस रहा है, उसके पीछे जो पिडिलाइट सालों से चीजें कर रही है, उसी के कुछ उदाहरण मैं आपको दूंगा, किस तरह से हमने इस क्वार्टर में भी उसके ऊपर अमल किया है, उसको आगे बढ़ाया है और उस पर कुछ चीजें करी। तो अगर आप देखेंगे, पहली चीज ये है कि हम पिडिलाइट में इन्वेस्टमेंट ऑन ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत ध्यान रखते हैं, कंटिन्यूअसली ध्यान रखते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ध्यान रखते हैं जतिन। तो अगर देखेंगे जो क्वार्टर आपका गया, उसमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट था ब्रांड्स पे, खासतौर से मैं एक उदाहरण के तौर पे अगर आपको बताऊंगा, तो हमने अपनी जो टाइल एडेसिव ब्रांड रॉफ है, उसकी जो एक कंज्यूमर जर्नी हम बोलना चाहेंगे, क्योंकि उसकी मास मार्केट एडवर्टाइजिंग हमने करी है, उसको हमने आपके कबड्डी का जो प्रोग्राम आता है उस पर भी डाला। तो वो हमने एक उदाहरण के तौर पे, वो एक हमारी नई ब्रांड की कंज्यूमर जर्नी अब शुरू हो गई है और उसका हमारे को बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला। इसी तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूशन पे भी, चाहे वो हमारा रूरबन और स्मॉल टाउन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, जहां पे हम डेप्थ बढ़ा रहे हैं, नई दुकानें खोलते हैं, हमारी पिडिलाइट की दुनिया की जो दुकान हम बोलते हैं पीकेडी, वो हमने 1200 के करीब बढ़ाई है इस क्वार्टर में, और हमारा पूरा काउंट वो 16,000 से ऊपर हो गया है। और जहां तक हमारे विड्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, हमारा एक कॉन्सेप्ट है यूनिक बिल्ड आउटलेट, कि कितने आउटलेट पे हमारी उस क्वार्टर में बिलिंग हुई। वो नंबर भी इस क्वार्टर में हमारा एक माइलस्टोन नंबर 6 लाख का वो क्रॉस हुआ है। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट रहा है इन चीजों में। तो सुधांशु, इसी का फॉलो इन्वेस्टमेंट्स और ब्रांड्स की आपने बात छेड़ी, तो ऐसे में क्या आपके एड कॉस्ट जो हैं आने वाली तिमाहियों में भी ऐसे ही एलिवेटेड नजर आएंगे क्या? देखिए, एड कॉस्ट जो हमारे हैं, वो हमेशा हमारा मानना है कि हम एडिक्वेट जो हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो चाहे एडवर्टाइजमेंट्स पे हो, एडवर्टाइजमेंट्स दिखते हैं उसकी आपने बात करी है, चाहे हमारा ग्राउंड पे मार्केटिंग, हम फील्ड मार्केटिंग, ऑन ग्राउंड मार्केटिंग बहुत करते हैं, उस पे हो, तो हर जगह पे हम इसका पूरा ध्यान रखते हैं। इसमें भी हमारी एक रेंज रहती है। तो इस जो पिछले क्वार्टर में आपने देखा, उसमें हम 4% के आसपास, so it was about 3.7% last quarter,
We remain in this range of about 3 to 4%. We will remain in those range. Depends on quarter to quarter, activity to activity. उस क्वार्टर में क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, क्या हमारे उस ब्रांड्स का रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे, उस तरह से वो थोड़ा सा ऊपर नीचे जाता रहता है. तो क्वार्टर टू क्वार्टर ये थोड़ा सा रहेगा. कोई एक स्पेसिफिक क्वार्टर की हम इस पे कोई टिप्पणी ना करते हैं ना करेंगे. ठीक बात है, ठीक है. अच्छा, आपके एडहेसिव और एरल्डाइट कारोबार में किस तरह की डिमांड शेप अप हो रही है सर, और कुछ इन सेगमेंट्स में कीमतें बढ़ाने की, प्राइस हाइक्स लेने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग क्या? देखिए, जो हमारे प्राइसेस हैं वो हम हमेशा मान के चलते हैं कि जो हमारा कंपटीशन है उस सेगमेंट में, उससे हमारी ब्रांड का कितना प्रीमियम हम लिख को लेना चाहिए, उस पे हम खास ध्यान रखते हैं यतिन, कि वो 15 से 20%, 15 to 20% प्रीमियम इज व्हाट वी एंजॉय. तो उस पे हमारा हमेशा ध्यान रखता है. तो हमारी जो प्राइसिंग है वो क्या कंज्यूमर के लिए सही है, कितनी हमारी कंपेटिटिव एडवांटेज है, ये दोनों चीजें मिला के उसको हम लेके चलते हैं. जहां तक कि पिछले क्वार्टर का सवाल है, आपने खुद ही कहा कि रॉ मटेरियल थोड़ा बेनाइन रहा है. तो ये वाला वो क्वार्टर है जिसमें कि हमें प्राइस राइज की बात नहीं करनी है, बल्कि ये देखना है कि किस तरह से हमारी वॉल्यूम बरकरार रहती है, हमारी डिमांड बरकरार रहती है. चलिए, ओके सुधांशु सर, हम कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं. खैर, बिजनेस ने अच्छा करके दिया है Q3 में. एक खराब डिमांड एनवायरनमेंट में एटलीस्ट वॉल्यूम ग्रोथ इंटैक्ट थी, लार्जली इनलाइन नंबर्स थे, तो स्टॉक रिवॉर्ड होता हुआ. कविता जी, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज बढ़िया मूव्स हैं, पर फंडामेंटली तो ब्रोकरेजेस डिवाइडेड है. जैसे कि मैक्वारी ने कहा था अंडर परफॉर्म है 2600 के टारगेट्स, गोल्डमैन सैक्स बोला खरीदिए 3560 के लक्ष्य नजर आते हैं. मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से आपको पिडिलाइट की चाल कैसी नजर आ रही है? सो आफ्टरनून आशीष जी. हाय. तो पिडिलाइट 2957 पर है. रिजल्ट्स के पहले अगर आज देखें 7% का एक अच्छा मूव आया है. 3000 का एक कॉल राइटर है, वहां पर अच्छी पोजीशनिंग ऑलरेडी है. तो मुझे लगता है फ्रेश बाइंग जो बनती है वो 3000 के ऊपर जाते हुए के ऊपर करनी चाहिए. और जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशनिंग की है, दे शुड मेक द स्टॉप लॉस ऑफ 2940 अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है. फ्रेश बाइंग मुझे लगता है या तो 3000 का लेवल निकल जाए उसके बाद करें, या डाउनसाइड में ये दोबारा टुवर्ड्स लाइक 2750 2800 के लेवल पर रिट्रेस होता है, वहां से बाइंग करनी चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 2730. ओके, चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं. मार्केट्स एक बार क्विकली स्क्रीन पर रख देता हूं. खैर, लगातार चैनल में मार्केट की चर्चा तो हो ही रही है. आधे % का उछाल है, शुरुआती डिप्स आए थे बढ़िया, लेकिन जहां खुले थे मोटा मोटी वहीं लोज, उसके बाद एक बढ़िया ट्रेंडिंग डे बन रहा है, दमखम लौट रहा है. आधे % की मजबूती के साथ अब निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ. तो कल आधे % का उछाल आया था, लार्जली सेकंड हाफ में वो तेजी आई थी, और आज फिर स्क्रीन पे बढ़िया उछाल है. और आज कल के मुकाबले स्क्रीन बेहतर है, मिड कैप स्मॉल कैप बेहतर फेयर कर रहे हैं. एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव है, 2:1 का रेशियो है एडवांसेस के फेवर में, यानी जितने शेयर हो रहे हैं ट्रेड 2/3 हरे में है. बैंक्स धीरे धीरे लो लेवल से रिकवर कर रहे हैं, फ्लैट है इस समय. आईटी गजब करा हुआ है. दो ही सरदर्द हैं अपने लिए इस समय, HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज. दोनों हैवीवेट्स थे, निफ्टी कंट्रीब्यूशन प्लेट में दोनों में थकावट नजर आएगी. बाकी तो अक्रॉस द बोर्ड बढ़िया मोमेंटम है लार्ज कैप्स वगैरह में. ठीक है, स्क्रीन ठीक थी, अभी मोमेंटम स्ट्रांग. खैर, आज अपन को लखनऊ, काशीपुर, उत्तराखंड और मुंबई, यहां से क्वेरीज एड्रेस करनी है. सबसे पहले लखनऊ से अनामिका अवस्थी जुड़ती हुई. अनामिका मैम, हाय, गुड आफ्टरनून. अनामिका मैम, कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो आप? जी मुझे 4-5 महीने हो गए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है. और कैसे स्टॉक डिसाइड कर रहे हो? जी मुझे वैसे ज़्यादा तो नहीं आता, पर मेरे हस्बैंड ने मुझे थोड़ा बहुत सिखाया है. बढ़िया है. अनामिका मैम, पहला सवाल. जी हेलो. हाँ जी मैम, पहला सवाल पूछें. हेलो, आवाज आ रही है अनामिका जी? हाँ हेलो, हाँ जी आवाज़ आ रही है जी. सर, मुझे पूछना था कि मैंने 2 स्टॉक में इन्वेस्ट किया था. पहले तो ITC में, उसमें 410
पे 100 खरीदे थे। और ये लंबी अवधि के लिए लिया था आईटीसी? दूसरा था आईटीसी लंबी अवधि के लिए? जी लंबी अवधि के लिए 410 की खरीद भाव तो ठीक है। कविता जी कैसा लग रहा है आईटीसी लॉन्ग टर्म के लिहाज से? क्या करें अनामिका मैम? तो आशीष जी, आईटीसी एक अच्छे बेस पर एज ऑफ नाउ खड़ा है। 430 पर एक अच्छा सपोर्ट है काउंटर पे। मीडियम टर्म में मुझे लगता है पॉसिबल मूव इसमें 470 480 के दिखते हैं। लॉन्ग टर्म में एक अच्छा मूव तब आएगा जब 480 के ऊपर निकलता हुआ दिखता है। तो पोजिशनिंग है तो 430 के ऊपर जब तक ये मेंटेन है, मुझे लगता है इसमें अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। होल्ड करें। अच्छा, इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों की स्क्रीन पे नीचे चलती हुई। आज सुबह जब हम लोग मॉर्निंग शोज कर रहे थे तब आपको याद होगा टिकर टीम ने एक अपडेट चलाया था। लार्सन एंड टूब्रो का जो सबमरीन डील थी डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, उसमें इनको नॉन कंप्लायंट बिड घोषित करा गया था। मतलब बेसिकली सबमरीन के टेंडर, जिसका मतलब था शायद खारिज होने की तैयारी हो रही थी। उसी एक जानकारी पे लक्ष्मण ने और जांच पड़ताल करी है और कुछ अपडेट्स लेकर आए हैं, क्योंकि बड़ा ऑर्डर था सबमरीन्स का 70,000 करोड़ का। लक्ष्मण, गुड आफ्टरनून। क्या हुआ और ये खारिज होना मतलब किसी, अब सरकार किन विकल्पों पे विचार कर रही है? क्या अपडेट्स हैं हमारे पास? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि दरअसल सरकार ने 6 सबमरीन के लिए टेंडर जारी किया था। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत ये टेंडर बनाए जाने थे, फिर उसको सरकार खरीदती, इंडियन नेवी खरीदती। उसमें से 2 कंपनियों ने बोली लगाई थी। एक कंपनी थी एल&टी, जो कि जर्मनी की कंपनी के साथ मिलकर के बोली लगाई थी, और दूसरी कंपनी थी मझगांव डॉक शिपयार्ड। ये 2 कंपनी थी। दोनों कंपनी ने जो बोली लगाई थी, माफ़ी चाहूँगा, जो एल&टी और स्पेनिश कंपनी के साथ मिलकर बोली लगाई थी। तो दोनों कंपनी ने बोली लगाई। बोली लगाने के बाद उन सारे बोली की समीक्षा की गई। तो सूत्र बता रहे हैं कि समीक्षा के दौरान ये पाया गया कि एल&टी नेवी की, जो इंडियन नेवी की शर्तें हैं, उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाया है। तो संभावना ये जताई जा रही है कि एल&टी का टेंडर खारिज कर दिया जाएगा, एल&टी को अब टेंडर नहीं मिलेगा। लेकिन इस मामले पर आगे जब मैंने रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से बातचीत की तो मुझे पता चला कि मामला और आगे बढ़ चुका है और रक्षा मंत्रालय 2 अलग अलग विकल्पों पर विचार कर सकता है। एक विकल्प ये है कि पूरा का पूरा 6 सबमरीन का जो टेंडर है वो मझगांव डॉक शिपयार्ड को दे दिया जाए, जो जर्मनी की कंपनी के साथ मिल करके वो 6 सबमरीन का डिलीवर करेगा यहाँ पे। दूसरा विकल्प ये है कि 6 के 6 एमडीएल को ना दिया जाए, 6 में से 3 दे दिया जाए एल&टी को और 3 दे दिया जाए एमडीएल को। तो ये भी एक विकल्प है। अब ऐसा किया जाता है तो जाहिर तौर पे 2 अलग अलग हिस्से में टेंडर बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात कि अंतिम फैसला रक्षा मंत्रालय को लेना होगा, इंडियन नेवी नहीं लेगा। दूसरी बात, जो टेंडर की शर्तों में क्या इस बात का प्रावधान है, इस बात की गुंजाइश है कि 6 सबमरीन को 2 हिस्सों में बांट कर दोनों को दे दिया जाए। तो इसका कानूनी पहलू लीगल टीम इसको लीगल डिपार्टमेंट देखेगी, फिर इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। लेकिन फैसला बहुत जल्द होने की संभावना है। अलग अलग विकल्प लक्ष्मण ने आपके सामने रख दिए हैं। जल्द ही इस पर आपको अपडेट भी शायद सुनने को मिले। समीकरण टिल्ट हो रहे हैं मझगांव डॉक की तरफ भी, तो स्टॉक रडार पर रखिएगा। एल&टी लक्ष्मण के अपडेट्स के बाद अब खारे से लाल में स्लिप होता हुआ, और मझगांव डॉक खैर वो अपडेट्स आने के बाद से हरकत में, इन ग्रीन इस समय कामकाज करता हुआ। लक्ष्मण, थैंक यू सो मच उन अपडेट्स के लिए। काशीपुर उत्तराखंड से आंचल शर्मा जी जुड़ती हुई। आंचल मैम, गुड आफ्टरनून। आपका सवाल मैम। सर, मेरा सवाल है कि मेरे पास KEI इंडस्ट्रीज के 100 शेयर्स हैं जिनका प्राइस है 4700 पे। तो अभी मैं उसे कितना होल्ड कर सकती हूँ? मैं मतलब ये सोच रही थी कि 5000 या 6000 तक की टारगेट आने वाले टाइम में हिट होने का कितनी प्रोबेबिलिटी है? कल ही मैनेजमेंट से KEI की बातचीत हुई थी कविता जी। मैनेजमेंट बड़ा कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा था नो ईयर कंपनी में जब जोड़ा था, और आज ये स्टॉक 9-10% की मजबूती के साथ इनके इवेंचुअल जो इन्होंने सोचे थे टारगेट्स, उसकी तरफ अग्रसर है भाई साहब। 4500 पे खड़ा है, ये सोच रही थी 5-6 हज़ार मिल जाए तो निकला जाए। मतलब बेसिकली ईयर हाईज वापस पहुंचता हुआ नजर आया ये स्टॉक। गुंजाइश लग रही है क्या? तो आशीष जी, KEI अगर आप देखें पूरी गिरावट में भी कंसोलिडेशन फेज में रहा है काउंटर, फ्रॉम 3700 टू 4800 की रेंज में। अभी एज ऑफ नाउ 4508 के लेवल पर है। एनी बिग मूव जब ये अपने 4800 के लेवल को क्रॉस करता है तब आते हुए दिखेंगे। सिंस इनकी पोजिशनिंग है और बजट भी आगे आते हुए दिखेगा, मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस मेंटेन करें अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन पर अंटिल काउंटर 4200 के लेवल के ऊपर मेंटेन है, पोजीशन को होल्ड कीजिए।
4800 के ऊपर निकलेगा तब न्यू जोन खुलते हुए दिखेंगे इस काउंटर पर। बहुत बढ़िया मूव्स बनते हुए। सीमा मैम, गुड आफ्टरनून। सीमा मैम, आपका पहला सवाल। सर मेरे पास सेगुलिटी के 100 शेयर है, 51 रुपए की रेंज से लिए है, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, कि निकालूं या रखूं? सैजिलिटी इंडिया, कविता जी ट्रैक करते हो इसको क्या? या आशीष जी, अभी एज न्यू लिस्टिंग है इसकी। हाँ। अगर इनके रिजल्ट्स देखें तो लास्ट क्वार्टर में काफी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी इस काउंटर ने दी है, और अगर टेक्निकली भी देखें तो मुझे लगता है 44 के लेवल के ऊपर जब तक मेंटेन है तब तक आप अपनी पोजीशनिंग जो है वो बनाए रख सकते हैं। तो एसएल मेंटेन कीजिए अपनी पोजीशन पर, क्योंकि आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है और मैं लार्जर टाइम फ्रेम पर देख रही हूँ 44 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। काउंटर अभी अच्छी पोजीशनिंग लिए हुए है, 44 के एसएल के साथ मेंटेन करना चाहिए अपनी पोजीशन। अनामिका मैम, अगला सवाल। जी जी सर। सर मैंने दूसरा भी एक्चुअली ले रखा है, तो वो एस्टेक का 1800 में 10 ले रखे हैं, तो उसके बारे में पूछना था, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। 1800 टाइम हो गया मतलब लिए हुए, क्योंकि ये तो 1800 काफ़ी टाइम हो गया छुए हुए। एक साल का चार्ट रखिए डायरेक्टर साहब। 1800 इस साल तो नहीं गया, पिछले 12 अच्छा एक्चुअली हाँ जान लेता हूँ। कविता जी, एस्टेक लाइफ साइंसेज भाई कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? चार्ट सेटअप वीक है, और अगर ये काउंटर 970 के लेवल को नीचे की तरफ तोड़ता है तो फर्दर वीकनेस इस काउंटर में आते हुए दिख सकती है। सो मुझे लगता है कि अगर सेल ऑन राइज का अप्रोच रखना चाहिए काउंटर पर, और इधर ही स्पेस से अगर कुछ देखना चाह रहे हैं तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड के चलते यूपीएल ज्यादा बेहतर लगता है, जहां आप अपनी पोजिशनिंग कर सकते हैं। तो एग्जिट लें, ऐसे सेल ऑन राइज का अप्रोच रखें। 970 के नीचे और फर्दर नीचे जाता हुआ दिख सकता है, वेरेज यूपीएल पर आप पोजिशनिंग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 542, जहां अपसाइड टारगेट्स मुझे लगता है 600 620 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। बेहतर रिस्क रिवॉर्ड दिखता है। मैम, एक तो आईटीसी में आपको बने रहना है। ये जो स्टॉक है एस्टेक लाइफ साइंसेज, ये कमज़ोर है। उछाल आए, बेच के निकलिए, और इससे बेहतर विकल्प है कि इस पैसे को यूपीएल में डाल दीजिए, वहां पे गुंजाइश ज़्यादा है तेज़ी आने की। आंचल मैम, अगला सवाल। जी सर, मेरा अगला सवाल है ओके कि सर, थैंक इरेडा, या सर इरेडा के लिए मैं 200 के लेवल्स पे फ्रेश बाइंग का सोच रही हूँ बजट से पहले, तो क्या ये एक सही इन्वेस्टमेंट रहेगा? क्या होने वाला है बजट में रीडा के लिए? जी सर। नहीं, मैं आपको, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, अदरवाइज पूछ लेता हूँ। बजट में पता नहीं क्या होगा, और बजट रिलेटेड को ऐसे मूव्स तो अभी भी स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे, 7 दिन दूर है बजट। खैर, इरीडा कैसा है कविता जी? करेक्ट हुआ अच्छा खासा। अभी न्यूयॉर्क कंपनी में इसी हफ्ते मैनेजमेंट से बात हो रही थी, क्लीन एनर्जी इन सब पे तो खैर स्पेंड हो सकता है बजट में इस बार भी बड़ा पुश हो, ये होगा। इरीडा लेकिन कैसा लग रहा है? अगर 200 के ऊपर जा रहा है तो कुछ समीकरण बदलने वाले हैं, तेजी की गुंजाइश बनने लगेगी, ऐसा है क्या? रिन्यूएबल पर जोर रहता है बजट में, और अभी अगर आप देखें तो स्टॉक करेक्ट काफी हो चुका है और 180 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहां से मुझे लगता है 180 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अपसाइड अभी कैप है अंटिल 200 225 का इसका साइडवेज जोन है, तो रेंज मुझे लगता है 180 से 200 230 तक की दिखती है। यहाँ से अगर पोजिशनिंग है या ले भी रहे हैं तो 180 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, जो कि टेक्निकली दिखता है। ऑल्दो बजट में क्या आता है वो बजट में पता चलेगा। हाँ, बजट में क्या, बजट रिलेटेड तो बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फंडामेंटली स्ट्रांग, टेक्निकली स्ट्रांग स्टॉक्स लेके चलिए, बजट में कुछ आना होगा तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। सीमा मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास वन मोबिलिटी के 15 शेयर है, 450 के रेंज से, मुझे और बाई करने चाहिए कि क्या बना रहना चाहिए? वन मोबिलिटी, वन मोबीक्विक हुआ ना? हाँ, वन मोबीक्विक होगा, वन मोबीक्विक सिस्टम्स होगा। ठीक बात। कितने? 10 शेयर 466 पे, ये भी हाल की लिस्टिंग है कविता जी। चार्ट काफी है कुछ जवाब देने के लिए अपने पास? या अगर आप देखें तो काउंटर फिसल चुका है, और मुझे लग रहा है कोई भी अपसाइड मूवमेंट सारे एवरेजेस के नीचे 480 के ऊपर निकलेगा तो ही काउंटर में कोई तेजी की संभावना मुझे आते हुए दिखती है। तो एज ऑफ नाउ
प्रेशर है काउंटर पर, और डाउनसाइड मुझे लगता है 400 390 के जोन जाते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि अपना 444 का लेवल तोड़ चुका है काउंटर। मुझे लगता है सेल ऑन राइज का अप्रोच रखना चाहिए इस काउंटर पर, रिविजिट करें अगर ये 480 490 के लेवल को क्रॉस करता है, देन एंड देन ओनली। परफेक्ट। इस नोट पर सीमा जी, आंचल जी, अनामिका जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। कविता मैम, आपका भी धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। थोड़ा ठंडा पड़ा है, लेकिन हाँ 1/3% ऊपर निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ। बैंक्स फ्लैट लाइन से फिर थोड़ा सा दबाव दिखाते हुए 1/4% के आसपास की नरमी आई। वही निफ्टी पे भी इसीलिए थोड़ा सा मामला कूल ऑफ हो रहा है, नजर रहेगी खैर। लेकिन अब अपनी अगली मुलाकात होगी 1:27 पे आज के नो योर कंपनी में। और नो योर कंपनी में आज फिर एक और बहुत इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। जब से वो रिजल्ट्स आए, बहुत वॉलेटिलिटी इस स्टॉक में, एकदम से तगड़ा प्रेशर, 10% से ज्यादा गिरावट, उसके बाद अब स्टेबिलिटी लौटने की कोशिश होती हुई। नंबर्स में क्या बुरा लगा, मैनेजमेंट का क्या डिफेंस है और आगे का आउटलुक कैसा है, CFO सौरभ गुप्ता से बातचीत करेंगे। जुड़िएगा तब। नमस्कार।